हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का लगातार टॉपिक बाय टॉपिक क्रमबद्ध रूप में सिलेबस चल रहा है, तो प्राचीन भारत से संबंधित ये अंतिम वीडियो की ओर चल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वह है आपका इतिहास में जो दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, उन सभी से महत्वपूर्ण बढ़ने वाले प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे। तो दक्षिण भारत के इतिहास पर आज मुख्य रूप से चर्चा होगी, जो कि आप देखेंगे कि 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य में कई प्रकार के जो वंश हैं वह उभर करके आते हैं और छोटे छोटे राजा वहाँ पर राजवंश अपना चलाते हैं। तो उनसे भी संबंधित परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उन सभी वंशों में आप महत्वपूर्ण वंशों की चर्चा शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में जैसा कि मैंने बता रखा है कि 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के छोटे छोटे जो वंश हैं वह कई वंश उभर करके आते हैं, कई वंशों का उदय होता है और वह जो वंश होते हैं वह दक्षिण भारत में शासन करते हैं। और उनके जो वंशों के जो विभाजन है वह उस दक्षिण भारत में उनके नदियों के आधार पर उनका विभाजन भी देखने को मिलता है, जो कि मैप के द्वारा देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले इनके जो वंश हैं, वंश के जो उदय हुए, उनके उदय होने का क्रम किस प्रकार से रहा है, कौन कौन से मुख्य रूप से वंश चले हैं, वंशों को क्रमबद्ध रूप में पहले देखते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पहला पल्लव वंश रहा, पल्लव वंश, उसके बाद वातापी या वेंगी वंश, वातापी और वेगी वंश चला, फिर उसके बाद आपका राष्ट्रकूट वंश चला, फिर उसके बाद में चोल वंश चला, फिर आपका कल्याणी चालुक्य वंश रहा। तो यानी मुख्य रूप से ये वंश दक्षिण भारत में राज किया इन्होंने। तो पल्लव वंश, उसके बाद में वातापी या वेंगी चालुक्य वंश, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश, फिर चोल वंश, फिर उसके बाद कल्याणी चालुक्य वंश। ये क्रम रहा मुख्य रूप से वंशों के उदय का। अब कौन वंश कहाँ पे चल रहा था उसको एक बार मैप के माध्यम से देखते हैं हम लोग। तो मैप, जैसे कि मैंने यहाँ पे दक्षिण भारत का मैप दर्शा रखा है, और इस दक्षिण भारत के मैप में सबसे ऊपर ये आपके आंध्र प्रदेश के साइड में आपकी गोदावरी नदी है, उसके बाद में आपकी कृष्णा नदी है, फिर उसके बाद आपकी ये कावेरी नदी है। तो गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में वेंगी वंश चल रहा था, जो कि ये वेंगी और चालुक्य वंश जो है ये आपका गोदावरी कृष्णा के मध्य में चल रहा था। और कृष्णा से कावेरी नदी के मध्य में आपका पल्लव वंश चल रहा था। और कावेरी से जो नीचे का क्षेत्र है, जो कन्याकुमारी, इनके बीच में आपका चोल वंश चल रहा था। तमिल में दो वंश चल रहे थे, आपका कृष्णा कावेरी के मध्य में पल्लव वंश, और कावेरी से नीचे आपका चोल वंश तमिल में चल रहा था। इधर आप देखते हैं कर्नाटक क्षेत्र में आपका वातापी और चालुक्य वंश चल रहा था। उसके बाद में महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपका राष्ट्रकूट वंश चल रहा था। और ऊपर गुजरात कच्छ के रण के क्षेत्र में आपका चल रहा था कल्याणी चालुक्य वंश। ये मुख्य रूप से इनकी व्यवस्था है दक्षिण भारत की। अब कौन से किस प्रकार से पहले आया, तो आपने जैसे कि देखा पल्लव वंश जो है ये सबसे पहले चल रहा था, जो कि आपका तमिलनाडु में कृष्णा कावेरी नदी के मध्य में चल रहा था। उसके बाद सेकंड नंबर पे वातापी या चालुक्य वंश आते हैं और इसी से उदय होता है वेंगी वंश का। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है राष्ट्रकूट वंश। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है कल्याणी या चालुक्य वंश। और इन सब में सबसे बाद में जो आता है वो आता है चोल वंश। चोल वंश सबसे बाद में आता है। तो इन वंशों से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो इन पे एक नज़र डालते हैं और चलते हैं इनसे बनने वाले प्रश्नों की ओर। जैसा कि यहाँ पे मैंने दर्शा रखा पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो संस्थापक हैं वह सिंह विष्णु हैं। जो सिंह विष्णु है ये पल्लव वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने 575 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना की थी। इसके पहले भी वंश चल रहे थे, लेकिन जो पल्लव वंश है जो यहाँ पे जो भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी की केवल यहाँ पे मैंने चर्चा की है। तो पल्लव वंश जो है इसकी स्थापना 575 ईस्वी में हुई थी। किसने की, तो सिंह विष्णु ने की थी। अब इनसे संबंधित क्रम से संबंधित यानी पल्लव वंश जो है, पल्लव वंश में
कितने शासकों ने राज किया और उन शासकों का किस प्रकार से कौन क्रमबद्ध रूप में राज किए, उन सभी किसे क्रमबद्ध के रूप में यानी क्रम सजाने से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि वर्तमान में अभी हाल ही में जो BEO की परीक्षा हुई है, BEO की परीक्षा में पल्लव वंश से संबंधित उनके शासक दिए गए थे और कहा गया था इनको क्रमबद्ध रूप में लगाइए। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में, बाकी बात जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी से बनेंगे। बाकी प्रत्येक शासकों से प्रश्न नहीं बनते हैं, एक कॉमन रूप में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और अगर इन शासकों से बनते हैं तो वो सिर्फ क्रम लगाने से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इनका क्रम देखते हैं, कौन किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में रहा है। पल्लव वंश में सबसे पहले पल्लव वंश का संस्थापक जो सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु सबसे पहले शासन करता है। फिर सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र आता है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम शासन करता है। जब महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु हो जाती फिर उसके बाद उसका पुत्र आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन चलाता शासन, फिर उसके बाद उसकी जब मृत्यु होती तो उसका पुत्र आता है महेंद्र वर्मन सेकंड। महेंद्र वर्मन सेकंड की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आता है परमेश्वरन वर्मन फर्स्ट यानी प्रथम। परमेश्वरन वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद में फिर आता है नरसिंह वर्मन सेकंड जो परमेश्वरन वर्मन का पुत्र होता है। और नरसिंह वर्मन सेकंड की मृत्यु के बाद में फिर उसका पुत्र आता है परमेश्वरन वर्मन सेकंड अर्थात द्वितीय। और परमेश्वरन वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद में फिर उसका पुत्र आता है नंदी वर्मन द्वितीय। उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय के बाद में फिर उसका नंदी वर्मन द्वितीय का पुत्र आता है दंती वर्मन और दंती वर्मन की मृत्यु के बाद में फिर उस दंती वर्मन का पुत्र आता है नंदी वर्मन तृतीय। नंदी वर्मन तृतीय की मृत्यु के बाद में फिर उसका भी पुत्र आता है नृपतुंग वर्मन। तो नृपतुंग वर्मन जो कि पल्लव वंश का अंतिम जो शासक होता है वह नृपतुंग वर्मन होता है और पल्लव वंश का जो प्रथम शासक या संस्थापक जो है वह सिंह विष्णु है। अब इन सभी को क्रमबद्ध रूप में लगाने को आता है तो सभी का क्रम आप अच्छे तरह से 2-3 बार देखेंगे आपको तैयार हो जाएगा। अब इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो रहे हैं उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी की मैंने यहाँ चर्चा की है। जैसा कि पल्लव वंश जो था, पल्लव वंश की जो राजधानी थी वह एक कांची जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में कांची को पल्लव वंशों ने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद में जो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु होता है, सिंह विष्णु ने अपना साम्राज्य जो था वह कृष्णा से कावेरी नदी तक स्थापित किया। यानी सिंह विष्णु ने कृष्णा से कावेरी नदी के मध्य का जो क्षेत्र रहा उस क्षेत्र में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद में जो सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु ने मामलापुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पूछ लिया जाता है जो कि आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है, तमिलनाडु में मामलापुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया था सिंह विष्णु ने। उसके बाद में सिंह विष्णु जो था इसके जो दरबार में एक लेखक रहता था, दरबारी लेखक, उसका नाम था भारवी। भारवी जो लेखक है, जो दरबारी है, वह किसका था? वह सिंह विष्णु का था। और भारवी ने एक रचना लिखी है कीर्तार्जुनीयम। कीर्तार्जुनीयम जो रचना है वह भारवी की है। यह पूछ लिया जाता है कीर्तार्जुनीयम किसकी रचना है, तो वह भारवी ने लिखी है, भारवी की रचना है। और भारवी किसका दरबारी था? तो सिंह विष्णु का दरबारी था। उसके बाद में फिर उसका द्वितीय शासक आता महेंद्र वर्मन प्रथम। तो द्वितीय शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्स्य विराट की रचना की है। जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्स्य विराट की रचना की है। उसके बाद सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक रहता है, इस पूरे पल्लव वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहता है वह नरसिंह वर्मन प्रथम रहता है। जो आप देख रहे हैं नरसिंह वर्मन, आपका ये महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद में जो नरसिंह वर्मन प्रथम रहता है, यह पूरे पल्लव वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है। तो पल्लव वंश का शक्तिशाली शासक आपका नरसिंह वर्मन प्रथम होता है। नरसिंह वर्मन जो प्रथम था, इसने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। यानी नरसिंह वर्मन जो था पल्लव वंश का, इसने वातापी को जीत लिया था। यानी ये पल्लव वंश तमिलनाडु क्षेत्र में चल रहा था और कर्नाटक क्षेत्र में जो ये वातापी चालुक्य वंश चल रहा था, इसमें आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको जीत लिया था। यानी वातापी चालुक्य वंश के साम्राज्य को जीत लिया। जीतने के बाद में इसने अपने में ही, अपने साम्राज्य में ही इसने मिला लिया था और इसने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी।
उसके बाद इसने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी जो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एकाश्म मंदिर है। कहा जाता है एकाश्म मंदिर का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो रथ मंदिर था ये एक ही प्रकार के पत्थरों से मिलकर बना था, इसलिए इसे एकाश्म मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था रथ मंदिर। उसके बाद में जो आपका ह्वेन-सांग जो चीनी यात्री आया था, जो चीनी यात्री किसके समय में आता है, तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम जो आपका पल्लव वंश का शासक था, जो शक्तिशाली शासक था, वह नरसिंह वर्मन के प्रथम के समय शासनकाल में ही ह्वेन-सांग चीनी यात्री आता है इसी समय। उसके बाद नरसिंह वर्मन फिर सेकंड की ओर चलते हैं, यानी फर्स्ट के बाद सेकंड से जो प्रश्न बनते हैं उनकी ओर चलते हैं। नरसिंह वर्मन जो द्वितीय था, इसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची जो आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है, तो कांची तमिलनाडु में ही कैलाश मंदिर जो बनवाया है, जिसको अन्य नाम से भी राज सिद्धेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यानी कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसको किसने बनवाया था, तो उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और कहा जाता है कि जो ये आपका कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कांची में, इस कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण के साथ साथ ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। तो कहा जाता है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कांची के कैलाश मंदिर से शुरू होती है, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और आपका किस वंश से संबंधित है, तो वह पल्लव वंश से संबंधित है। फिर उसके बाद में अब आगे चलते हैं, वातापी चालुक्य से संबंधित देखते हैं ये वातापी चालुक्य जो था ये किस प्रकार से इसमें शासक हुए, कितने, उनका भी मैंने क्रमबद्ध रूप में दर्शा रखा है। तो वातापी चालुक्य ये कहाँ पे चल रहा था, तो ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में, केरल और कर्नाटक क्षेत्र में चल रहा था आपका वातापी चालुक्य वंश। इसके जो संस्थापक हैं वह जयसिंह थे, यानी प्रथम जो शासक था वातापी चालुक्य का वह जयसिंह, उसी को संस्थापक कहते हैं, वह संस्थापक था। उसके बाद में उसकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र बनता है रणराग, जिसका नाम था रणराग शासन करता है। फिर रणराग की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में इसका पुत्र आता है पुलकेशिन प्रथम। तो पुलकेशिन प्रथम शासन करता है, और पुलकेशिन प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तब इसका पुत्र आता है कीर्तिवर्मन प्रथम। और जब कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो कीर्तिवर्मन प्रथम का जो भाई होता है मंगलेश, वह उस शासन सत्ता को संभाल लेता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। यानी कीर्तिवर्मन का जो भाई था मंगलेश शासन संभालने लगता है, और कीर्तिवर्मन का जो पुत्र होता है वह पुलकेशिन सेकंड उस समय छोटा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब मंगलेश यहाँ पे शासन कर रहा होता है तो इसके शासन करते समय फिर पुलकेशिन जो कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र होता है पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा अर्थात मंगलेश की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में इसने कीर्तिवर्मन प्रथम अर्थात इनके पुत्र ने क्या किया, अब फिर पुनः सत्ता स्थापित कर ली, यानी पुनः सत्ता पे अपना बैठ गया और पुलकेशिन सेकंड रहता। फिर पुलकेशिन की मृत्यु के बाद में पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र आता है विक्रमादित्य प्रथम जो है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र आता है विनयदत्त, और जब विनयदत्त की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र आता है विजयदत्त की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका भी पुत्र आता है विक्रमादित्य द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है तो आता है फिर उसका पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय। यानी सब पुत्र ही आते हैं। पल्लव वंश वातापी चालुक्य वंश में सब एक दूसरे के पुत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कुछ समय के लिए उसका चाचा बनता है अर्थात कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई बनता है, लेकिन कीर्तिवर्मन जो प्रथम था उसका जो पुत्र पुलकेशिन द्वितीय था, इसकी पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश की मृत्यु कर दी और पुनः फिर अपने पिता के शासन सत्ता को पुनः यानी वंशानुगत रूप में संभालने लगता है। अब पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई भी होता है, तो उसको भी आगे देखेंगे। तो देखते हैं वातापी चालुक्य का संस्थापक और इसकी जो राजधानी थी वातापी चालुक्य की, तो इसकी वातापी या बादामी थी। तो राजधानी से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। और सबसे इस वातापी चालुक्य वंश में सबसे प्रतापी जो शासक रहा वह सबसे प्रतापी शासक आपका पुलकेशिन द्वितीय रहा है, जिसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख से मिलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो वह आपका ऐहोल अभिलेख जो है उससे मिलता है। तो परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि वातापी चालुक्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था,
तो आपका पुलकेशिन द्वितीय था। ये पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। जैसा कि आपने देखा होगा वर्धन वंश या पुष्यमित्र जो शुंग आया था, उसने जो शुंग वंश या अर्थात वर्धन वंश की जो स्थापना की थी, उस वर्धन वंश का जो अंतिम शासक होता था कौन सा था, तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण करता है और दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय होता है, यह हर्षवर्धन को हरा देता है, अर्थात उसको पराजित कर देता है और हर्षवर्धन पुनः अपने पैर पीछे खींच लेता है। उसके बाद में फिर इसका शासक बाद में जो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम होता है, जो आपने देखा किसका, पल्लव वंश का था। तो पल्लव वंश का जो नरसिंह वर्मन प्रथम रहा, क्योंकि यह भी बहुत प्रतापी रहा है अपने वंश में, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन ने नहीं हरा पाया, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन जो आपका पल्लव वंश का शासक था, उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। हराने के बाद में इसने अपने में मिला लिया था, अर्थात पल्लव वंश ने वातापी चालुक्य को अपने में मिला लिया था। उसके बाद में फिर चलते हैं वेंगी चालुक्य। वेंगी चालुक्य जो आपका कहाँ, गोदावरी कृष्णा नदी के मध्य में चल रहा था, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, तो वेंगी चालुक्य वंश चल रहा था। वेंगी चालुक्य की स्थापना जो संस्थापक है वह विष्णुवर्धन ने की थी, विष्णुवर्धन ने की थी। जो कौन था, जो पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। तो यहाँ पे दर्शा रखा पुलकेशिन द्वितीय का जो भाई था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन ने वेंगी चालुक्य की स्थापना की थी। और वेंगी चालुक्य की जो आपकी राजधानी थी वह वेंगी ही थी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है, क्योंकि यह गोदावरी कृष्णा नदी के मध्य में था। नदियों के मध्य में ही ये छोटे छोटे वंश चल रहे थे। क्यों? क्योंकि नदियां जो होती थी, नदियों से इनका काफ़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका बचाव हो जाता था, इसलिए यह नदियों की वजह से इनके छोटे छोटे वंशों का विभाजन चल रहा था। उसके बाद में जो आपका वेंगी चालुक्य था, वेंगी चालुक्य कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में इसका पूरा साम्राज्य स्थापित हुआ। तो इतने ये दक्षिण भारत से महत्व बढ़ने वाले प्रश्न थे जिनको मैं लेकर के आया हूँ। अब जो आगे आपका हो सकता है एक और वीडियो देंगे जिसमें आप देखेंगे कि जितनी भी पुस्तकें हैं, जो लेखक आए हैं किसके दरबार में रहते रहे हैं और उन्होंने किन किन रचनाओं का उन्होंने रचनाएं की हैं, कौन कौन सी रचनाओं को उन्होंने लिखा है, तो उनसे संबंधित मैं चाहता हूं कि एक वीडियो और अपलोड करूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से जितने भी प्राचीन भारत से संबंधित जो रचनाएं पूछी जाती हैं, क्योंकि अधिकांश जो रचनाएं हैं वह प्राचीन भारत में ही लिखी गई हैं और उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती जिससे वहाँ से प्रश्न नहीं बनते। तो उनसे संबंधित एक वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको सभी पुस्तकें, उनके लेखक और वह किस शासन काल से संबंधित थे, उनकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको पसंद आए तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें और अपने मित्रों को, सहपाठियों को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें ताकि सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।